हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे थायराइड रोग के बारे में। उसके लक्षणों को जानना आवश्यक बन जाता है और उसके उपचार के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर मनीष ठाकुर जी से, जो कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में चिकित्सालय के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में बतौर एपी पद पर कार्यरत हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश में इनकी मरीज लोगों को और साथ में जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये प्रदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर मनीष जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए जानेंगे, जिस तरह से थायराइड रोग जो है बड़ी तेज़ी से, इसका भी प्रचलन जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है। हम जानेंगे कि थायराइड रोग जो हैं ये कौन कौन से वो रोग हैं और इसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। देखो सर, सबसे पहले जो हमारे पास थायराइड एक ग्रंथि है जिसको हम एज ए इंग्लिश टर्म एक एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी थायराइड गिनी जाती है। वेट इसका ऑलमोस्ट 12 से 20 ग्राम के अप्रोक्सीमेट रहता है। सो गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ पे पाई जाती है और इसमें 2 लोब्स रहते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। सो पूरी हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो हमारा ये थायराइड ग्लैंड के माध्यम से ही मेंटेन किया जाता है। सो बेसिकली क्या रहता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे हार्मोन सक्रीट होते हैं जिसको हम लोग थायरोक्सिन एज ए T4 और एक T3 नाम का हार्मोन जिसको हम लायोथायरोनिन नाम से जाना जाता है। तो ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में एक बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। सो उसमें एनर्जी लेवल और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ये सारा कुछ जो मेंटेन किया जाता है ये थायराइड हार्मोन से ही किया जाता है। सो थायराइड हार्मोन जो ये हार्मोन्स हैं, कई बार इसमें इस जो ग्लैंड रहता है थायराइड ग्लैंड, इसमें एज ए स्ट्रक्चर मान लो कई बार इस ग्लैंड में कुछ बनावटी में कुछ दिक्कत आती है, उसकी वजह से रोग हो सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि जो ये थायराइड ग्रंथि है ये काम करना एज ए फंक्शन या हम कहेंगे तो ये कई बार ज़्यादा काम करती है या कई बार कम काम करती है। तो ज़्यादा का एज ए पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ हाइपर फंक्शन और हाइपो फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसको हम अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करती है तो उसको हम थायराइड टॉक्सिकोसिस या फिर हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर थायराइड हार्मोन कम काम करता है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उसी तरह से अगर थायराइड ग्लैंड की बनावट में ही कुछ दिक्कत रहती है तो उसमें कई बार छोटे छोटे गांठें बन सकती हैं थायराइड में। कई बार पूरा थायराइड ग्लैंड ही बड़ा हो सकता है जिसको हम गॉइटर या गिलट कहते थे। सो एक और एंटिटी होती है कि कई बार जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो छोटे छोटे गांठें बनी है वो कई बार जो है कैंसर का रूप भी धारण करती है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहेंगे तो 4 तरह से थायराइड रहेगा। एक हाइपरथायराइडिज्म जो हमारा ज़्यादा हार्मोन बनाती है और एक हाइपोथायराइडिज्म जो हमारे थायराइड हार्मोन की कमी पाई जाती है, और एक नोडुलर गॉइटर जिसको हम कहते हैं कि छोटी छोटी गांठें बन गई, एक थायराइड कैंसर। सो मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 एंटिटीज़ हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड से संबंधित हैं। थायराइड डिसऑर्डर जिस तरह से देखा गया, अक्सर जब भी कोई गर्भ धारण करती है तो उसका भी थायराइड टेस्ट कराया जाता है और उसमें अक्सर देखा गया कि जो वैल्यू आप निर्धारित करते हैं, जो आप ब्लड टेस्ट से फ्री T3 T4 TSH करते हैं, उसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है। कई बार नॉर्मल वैल्यू जिस तरह से उसमें आपके रेफरेंस रेंजेस दिए जाते हैं, उसमें कई बार अक्सर ये भी देखा गया कि जो गर्भवती महिलाएं पहले, दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में उनका जो थायराइड है अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा है, 6-8 के बीच है, तब भी आप संभावना बोलते हैं कि थायराइड बच्चे को दुष्प्रभाव कर सकती है। अक्सर बच्चों में देखा गया कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं, खासतौर पे जो हमारी फीमेल्स हैं, उसमें भी देखा गया कि आजकल थायराइड की बहुत ज़्यादा ऐसी पुष्टि की गई है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और ख़ासतौर पे जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उसमें भी देखा गया कि थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए।
तो डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है ऐसा। आप देखते हैं कि कई बार हम जब डॉक्टरी परामर्श सलाह लेते हैं तो थायराइड को लेकर आप जब भी कभी बोलते हैं कि मोटापा है या किसी के कारणवश आप जैसे बताते हैं उसके लक्षणों में ठंड लगना, पर ये कन्फ्यूजन कई बार इसको दूर कैसे किया जाए? अगर हम बचपन में बात करें, किसी को थायराइड डिसऑर्डर, अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण बचपन में सामने दिख रहे हैं, तो अभिभावकों को क्या समझना ज़रूरी है कि बचपन में अगर बच्चा आपका स्लो है, पढ़ने में स्लो है, अगर उसकी ग्रोथ रुक रही है, तो क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थायराइड डिसऑर्डर का भी प्रभाव हो सकता है या नहीं? बच्चों के इस माध्यम से पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या रहता है कि जो बच्चे हैं यूजुअली स्कूल में उसकी एक स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस पुअर होना, तो वो भी एक सिम्टम रहता है हाइपोथायराइडिज्म का। और छोटे बच्चे की अगर वो ग्रोइंग एज में शॉर्ट स्टेचर होना, उसकी हाइट नहीं बढ़ना, वो भी ये कारण हाइपोथायराइडिज्म का हो सकता है। बाकी जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि ड्राई स्किन हो गया, वेट गेन हो गया, और कॉन्स्टिपेशन है जो, और बहुत ही ज़्यादा पुअर मेमोरी, लिथार्जी, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। ये तो बच्चों में भी रह सकते हैं और एडल्ट्स में भी रह सकते हैं। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे की पुअर स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस है एज वेल एज शॉर्ट स्टेचर, दो चीज़ें हैं, तो वो एक इंडिकेशन बन जाता है ग्रोइंग एज में थायराइड की टेस्टिंग के लिए। चलिए, आपने किसी कारणवश किसी की पुष्टि होती है बचपन में ही कि वो थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित है, हाइपोथायराइडिज्म जैसे हम बात करते हैं, जिसमें मोटापा आप बता रहे थे, जैसे ड्राई शुष्क चमड़ी होना, त्वचा का शुष्क होना, और साथ में बताया कि ग्रोथ भी इससे रुक सकती है। मानसिक विकार जो है, मानसिक विकास है, उसको भी ये प्रभावित कर सकती है। और साथ में अक्सर आपने ये भी बताया कि कब्ज होना, मोटापा बनना और ठंड लगना। चलिए, अगर ये सब लक्षण बच्चे में अगर आप उसके माँ बाप को डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे में उसके ऐसे लक्षण आ रहा है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कौन सा टेस्ट कहाँ जाके कराना चाहिए? और वो उस टेस्ट के लिए भी कई बार दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कई हमारे जो बच्चे हैं उनकी टेस्टिंग के लिए कई बार वो टेस्टिंग में भी समस्याएं आती हैं और साथ में फिर ट्रीटमेंट में भी समस्या आती है कि किस स्टेज में उनके सारे लक्षणों को भांपते हुए आपने उनकी जांच का सहारा लेते हुए आपने उनको ट्रीट करना है। तो ऐसा वो क्या क्या लक्षणों में और साथ में क्या वो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या देखना आवश्यक बन जाता है कि जो बच्चे की ट्रीटमेंट है वो एग्रेसिवली शुरू करनी बन जाती है? अगर तो बच्चा बहुत ही ग्रोइंग एज है, मान सपोज़ वो 2 या 3 साल का है, जिस टाइम पे 2 या 3 साल की उम्र में बच्चे का एक ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो उस ऐसी कंडीशन में, और इन्फेंट्स हो गया 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर 4 ईयर के बच्चे रहते हैं, उस स्टेज में हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है। रीज़न क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है जिस टाइम पे बच्चे का एक मानसिक विकास हो रहा होता है। अगर हम उस सिचुएशन में बच्चे को थोड़ा सा अंडर ट्रीट करेंगे तो वो एक उसका न्यूरॉन्स जो रहते हैं हमारे ब्रेन में हर चीज़ का एक केमिकल डेवलपमेंट रहती है, हर चीज़ न्यूरॉन का डेवलपमेंट, न्यूरॉन्स कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से अपनी मेमोराइज़ की कोई भी चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे हैं, कैसी उसकी अटेंशन रह रही है, वो सारा कुछ जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स में रहता है। उस ऐसी स्टेज में जो है हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। सो दूसरी बात रहती है कि टेस्टिंग की, जब किसी भी अभिभावक को इस तरह के लक्षण अपने बच्चे में पाए जाते हैं तो वो एक अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या फिर क्षेत्रीय अस्पताल में जाके सिंपल सा टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट रहता है, वो करवाए जा सकते हैं। और थायराइड फंक्शन टेस्ट में बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है, सबसे प्राइमरी चीज़ है वो है TSH। तो आज की डेट में लेबोरेटरी की सुविधा के मद्देनज़र हमारे पास आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग बड़ी इजीली एसेसिबल रहती है TSH। तो 2 घंटे में या 3 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट्स आ सकती है। तो उस रिपोर्ट्स के रहते पेरेंट्स जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और दूसरा मेन ये रहता है कि जैसे हमने TSH सपोज़ 20 आ गया, मोर देन 10 में हम लोग थोड़ा सा, और अगर उसका T4 भी लो है तो पेशेंट को हम लोग प्राइमरी हाइपोथायराइड डायग्नोज कर लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। तो अक्सर लोगों में ये भी बड़ा डर है, ये भी बड़ा खौफ रहता है कि एक बार कोई भी अगर आपकी जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है या कोई भी और भी किसी भी पद्धति की कोई भी उपचार के तौर पे जो भी दी गई औषधि है, कई बार अक्सर लोग इस चक्कर में भी, जो इस समझ से भी वो ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करते हैं कि भाई एक बार दवा शुरू हो गई
तो ये आजीवन भर दवा का सेवन करना पड़ेगा। और इस डर से कई बार वो दवा की कॉम्प्लिकेशन के चलते वो कई बार जो बच्चे में जो ग्रोइंग एज में जो कॉम्प्लिकेशन होनी है, जो कि परमानेंट रूप में उसको धारण करेगी और उसको विकलांगता भी कर सकती है, उस चक्कर में कई लोग चूक जाते हैं और बच्चे में अक्सर बाद में डेवलपमेंटल डिफेक्ट बन जाता है। तो आपके मानने से कि सही समय पर इसके लक्षणों को सही मापना, समय पे सही लक्षणों को नापना और सही उपचार करवाना बहुत समय पे। जरूरी है ग्रोइंग एज में। Growing age। क्योंकि अगर बच्चा ग्रोइंग एज में सब मान लो बच्चे का हाइट नहीं बढ़ गया, शॉर्ट स्टेचर हो गया, क्योंकि 16 to 18 ईयर्स में बोन डेवलपमेंट होना शुरू रहता है। अगर उस टाइम पे ओवर्ट हाइपोथायराइड, जिसको हम कहते हैं कि उसका TSH कंट्रोल्ड ही नहीं था और वो डायग्नोज कभी नहीं हुआ, उस ऐसी स्टेज में वो एज में उसका सारा जो ये हाइपोथायराइड है, जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी है, उसका दुष्प्रभाव हमारी हड्डियों पे भी रह जाता है और उसकी वजह से बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए डिलेड डायग्नोसिस और डिले ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है बच्चे की हाइट में। जी जी, बहुत खूब बताया आपने कि कई बार हम बच्चे को कोसते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये पढ़ नहीं रहा, किसी कारणवश इसकी रिटेंशन प्रॉब्लम है या ग्रोथ नहीं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली ये ग्रोथ खींच नहीं पा रहा। तो हो सकता है कि थायराइड जो ये रोग हैं, जो कि बड़ी तेज़ी से भी आजकल देखा जा रहा है, तो इससे भी वो ग्रसित हो सकता है। इसका अगर वो उपचार समय पे कर लें तो आपका बच्चा जो है नॉर्मल, जो अपने बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली वो अपना ज़िंदगी में आगे मुकाम हासिल कर सकता है। चलिए, एक तो डॉक्टर साहब बताया आपने हाइपोथायरिज्म, ये बताया आपने कि जिसमें कि ये लक्षण सारे आपने जिक्र किए। दूसरी कंडीशन इससे विपरीत आती है हाइपरथायरिज्म। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी एक गंभीर समस्या है, जो अक्सर देखा गया हॉस्पिटल में। कई बार हाइपोथायराइड का पेशेंट तो जल्दी ठीक हो जाता है, उसमें लक्षण भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, पर कई बार ऐसी स्टेज में आदमी आता है जबकि वो हाइपर कंडीशन होती है, और अक्सर उस कंडीशन में कई बार कार्डियोलॉजिस्ट भी पुष्टि कर देते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी होगी, हार्ट बड़ा हो गया, या पेशेंट में वजन का नहीं बढ़ना। तो ये हाइपर और हाइपो को कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप? हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हैं। हाइपोथायराइड में आपको ठंड लगना, कोल्ड इंटॉलरेंस होना, और हाइपर में आपको हीट इंटॉलरेंस की गर्मी लगना, पसीना ज़्यादा आना, और आपको हमेशा पेशेंट में बेचैनी रहेगी, एंक्शियस रहेगा, अलर्ट, हाइपर एक्टिव रहेगा, और अटेंशन स्पैन भी उसका बहुत ही पुअर रहेगा, मतलब हाइपर एक्टिव टाइप बच्चा रहेगा और एडल्ट भी रहेगा। साथ में क्या रहेगा कि इसमें आपका वेट लॉस रहेगा, विपरीत की वेट गेन। ऑल्दो हाइपोथायराइड में वेट गेन मैक्सिमम जो रहता है वो 4 to 6 kg के अराउंड रहता है, और बट जबकि जो हमारा हाइपरथायराइड है, जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें पेशेंट की एपेटाइट जो है, मरीज़ की जो भूख है वो प्रिजर्व रहेगी, बट उसके बावजूद भी जो है उसका वेट लॉस होगा। तो वो एक्सेसिव वेट लॉस साथ विद प्रिजर्व एपेटाइट जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। सो वार्म स्किन आप जब देखोगे तो हमेशा हाथ में पसीना रहना, टेम्परेचर जो है वो भी वार्म रहेगा। तो ये इस तरह के जो लक्षण है वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से। और अक्सर चूक हो जाती है इन सभी लक्षणों को भांपने में, और हम कई बार बच्चे की डेवलपमेंट है और आगे जो भविष्य है बच्चे का, वो सारा ही वो ख़राब हो जाता है, और फिर हम कोसते हैं। बाद में पुष्टि होती है कि इसको ये बीमारी थी, पर उस समय उसका इलाज कारगर नहीं हो पाता, और साथ में वो सारी ज़िंदगी भर के लिए वो एक तरह से अपाहिज माना जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में आपने खूब बताया कि विपरीत लक्षण, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे का खाना भूख ज़्यादा होना, या बच्चे की ग्रोथ तो ठीक हो रही है, उसका खाना भी ठीक हो रहा है, पर उसका वेट नहीं बढ़ना। आपने बताया ये हाथ में जैसे हाथ गीले रहना, अक्सर भी देखा कंपन भी रहना, और जुबान का भी तोतलापन देखना, और हाइपर एक्टिव, नींद भी प्रभावित। इससे नींद का प्रभाव ज़्यादा थायराइड हार्मोन से आंख में भी इन्वॉल्वमेंट रहती है जी। तो आंखों का एक स्टेयर लुक रहना और आंखों में सोजिश आना, ये भी हमारा जो है हाइपरथायराइड से रिलेटेड है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक है। हमने अक्सर देखा गया कि कई बार हम भी अपने परिवार में देखते हैं कि बच्चा बहुत ही हाइपर है, तो वो अभिभावक सोचते बहुत शरारती है, इसका वजन नहीं बढ़ता, ये कुछ खाता है, वो नींद पर्याप्त नहीं कर पाता। साथ में वो बच्चे में दिल की धड़कन का भी तेज़ होना, और कई बार उसका वो धीरे धीरे से हार्ट में भी जो उसकी मांसपेशियाँ उसका भी बढ़ना, और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना। तो चलिए, अगर इस बारे में हम जागरूक रहेंगे, इस बारे की भरपूर जानकारी हम अपने पास रखेंगे, डॉक्टरी परामर्श समय पे लेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो आप ऐसी सभी ये जो इरिवर्सिबल बीमारी हैं तो इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं समय पर। तो एक दूसरा प्रश्न एक और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अक्सर
मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की थी, गर्भवती जो महिलाएं हैं उसमें भी देखा गया है कि अगर गर्भवती महिला को हाइपोथायराइडिज्म है, उनका थायराइड डिसऑर्डर हाइपो की तरफ है, तो उनका जो नवजात शिशु होगा वो भी मंदबुद्धि हो सकता है। तो उस समय भी कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके कौन से ट्राइमेस्टर में या शुरुआती गर्भ धारण करने से पहले थायराइड नॉर्मल होता है और पता लगता है कि बाद में उनका थायराइड जो है TSH वो बढ़ गया है। तो इसकी पुष्टि कैसे करें, कौन से ट्राइमेस्टर पे या पहले उसका आप पुष्टि कर लें, और उसका ट्रीटमेंट कब शुरू करना चाहिए? इसमें ये ऐसा रहता है कि कुछ हमारे पास कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं, कुछ जिसको हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो ऐसे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। सपोज एज अगर पेशेंट की मोर देन 30 इयर्स है और फैमिली हिस्ट्री हाइपोथायरॉयड की है, गॉइटर है, क्लिनिकली आपको गले में स्वेलिंग दिख रहा है, और पहले कोई हिस्ट्री ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स की है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, सीलियक डिजीज़ हो गया, और पहले कोई हिस्ट्री रेडिएशन एक्सपोजर का है, और कोई बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब ये है रहता है कि जैसे किसी के रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं। सो ये 6-7 कारण ऐसे रहते हैं कि जिसमें प्री डिस्पोजिशन रहती है कि एक हाइपोथायराइडिज्म भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले ही पेशेंट का थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। सो उससे जो है हम पेशेंट को टाइमली स्क्रीन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट कर सकते हैं। और इसलिए अभी तक ऐसा भी पाया गया है कि अगर गर्भवती महिलाएं का थायराइड कंट्रोल नहीं रहता है और पेशेंट्स ने सपोज ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया है, उसका दुष्प्रभाव बच्चे में भी पाया गया है। तो बच्चे एक तो उसका कॉम्प्लिकेशन जो रहता है वो डिलीवरी में भी हो सकता है और डिलीवरी के टाइम भी रह सकता है। जैसे मान लो पहले मैंने बताया कि मिसकैरेज भी हो सकता है और प्री मैच्योरिटी भी आ सकती है बच्चे में, मतलब जिसमें बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है। और जहाँ तक बच्चे का है तो बच्चे को भी हाइपोथायराइड हो सकता है। तो ठीक है, इसमें गर्भावस्था में भी पहले वो टेस्ट कराना अनिवार्य बन जाता है और उसके बाद अगर वो किसी कारणवश थायराइड डिसऑर्डर अगर उसमें भांपा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें, जो कि माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए आवश्यक बन जाती है। डॉक्टर मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर लोगों में ये भी भ्रम है कि एक बार दवाएं अगर शुरू हो गई तो आजीवन भर आपको इनका सेवन करना पड़ेगा, और कई लोग बोलते हैं कि ये दवाई नहीं है, एक तरह का सॉल्ट रिप्लेसमेंट है। और कई बार अक्सर भी देखा गया कि हाइपोथायराइडिज्म के बाद लोगों को हाइपर हो गया, इस तरह की भी परिस्थितियां हुई कि हाइपो की दवाइयां खाई और हाइपर हो गया। तो क्या क्या जो दवाओं पे हैं उनको क्या क्या ऐसे लक्षण भांपना अपने आप भी बहुत आवश्यक बन जाता है कि अगर वो हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्या वो लक्षण है कि उनको लगना चाहिए कि नहीं ये दवाओं का साइड इफेक्ट हो रहा है या हाइपर की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है? सर इसमें ऐसा रहेगा कि जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है, मोस्ट कॉमन कारण इसका ऑटोइम्यूनिटी रहता है। तो ऑटोइम्यूनिटी का ये है कि हमारे बॉडी में जो अंदर ही है कुछ ऐसे मैकेनिज़्म है कि जिसकी वजह से ऑटोइम्यूनिटी की वजह से थायराइड की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो उस ऐसी कंडीशन में क्या रहता है कि जो वो एंटीबॉडी है, जो हमारे कुछ अंदर ऐसे केमिकल्स बने हैं जिसकी वजह से थायराइड की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो जो ऑटोइम्यूनिटी है वो कई बार जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो कई बार क्या रहता है कि वो डिस्ट्रक्शन की बजाय उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर जाते हैं। तो ऑल दो चांसेस बहुत कम रहते हैं, ऐसा बहुत कॉमनली नहीं पाया जाता है, बहुत थोड़ा सा इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 5 to 7 के आसपास रहती है। बहुत कम केसेस में हाइपर में रहता है। तो सिम्टोमेटोलॉजी जो रहेगी वो सेम रहेगी, बट जो एंटीबॉडीज रहती हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी की जगह वो थायराइड ब्लॉकिंग एंटीबॉडी जो है बाद में थायराइड को स्टिमुलेटिंग टाइप एंटीबॉडी बन सकती है। तो उस ऐसी कंडीशन में जो है हाइपो का हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो चलिए, अगर किसी कारणवश अगर आप हाइपो की ट्रीटमेंट से आपको वो सारे लक्षण जो आपने पहले बताए कि वेट का कम होना और साथ में वो हाथ गीले रहने या कंपन पड़ना या आंखों से धुंधलापन होना या आपको ट्रेमर्स होना और साथ में आप किसी कारणवश नींद कम होना, तो ये हो सकता है कि हाइपर हो सकता है। इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको एडजस्ट करेगा कि दवाओं को बंद करना है या दवाओं की डोज कम करनी है। आखिर में एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जिस तरह से आपने हाइपो और हाइपर के बारे में बताया, कई बार थायराइड कैंसर जो कि बहुत ही एग्रेसिव कैंसर्स हैं
उनके क्या क्या लक्षण हैं, ज़रा एक संक्षिप्त में आपसे ये भी जानना चाहेंगे। तो थायराइड कैंसर में सबसे पहले जो थायराइड नोड्यूल, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, तो नोड्यूल गले में गांठ होना, तो गले में गांठ होना ही जो थायराइड कैंसर है, वो उस थायराइड कैंसर एक थायराइड नोड्यूल की तरह ही आएगा। बेसिकली गले में जो गांठ बने है छोटी सी, वही एक कैंसर का रूप धारण कर सकती है। बट इसका जो परसेंटेज है वो 0.1 to 0.2% केसेस में रहता है और बहुत ही कम परसेंटेज है। तो उसमें भी ये रहता है कि किस किस संभावित कारणों में हमारे पास थायराइड कैंसर हो सकता है। पहली चीज़ एक्सट्रीमिटीज़, बहुत ही कम एज, लेस देन 20 या एज लेस मोर देन 60, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एज, प्रायर हिस्ट्री ऑफ कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, किसी को फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर का, तो ऐसे कारण हैं जिस केस में हम लोग थोड़ा सा उस नोड्यूल जो गांठ बनी है उसका हमें एक एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि ऐसी कंडीशन में हो सकता है। आखिर में थायराइड डिसऑर्डर से जो ग्रसित हमारे लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि डाइट किस तरह की होनी है। डाइट हमारे 1956 में यूनिवर्सल आयोडाइजेशन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था। तो आयोडाइजेशन अब आज की डेट में सारा का सारा जो रहता है वो आयोडाइज साल्ट रहता है। तो पर से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पर से कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं है। जो आयोडाइज साल्ट है, साल्ट जो रहता है उसी में ही हमारा आयोडीन रिक्वायरमेंट रह जाती है। पर से कोई स्पेशल डाइट नहीं है थायराइड के संबंधित। तो आज समय का अभाव होते हुए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आज हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर मनीष ठाकुर जी, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं IGMC शिमला में, और इनसे आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विशेषज्ञ और एक नई समस्या के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।